जय हिंद सभी को। मैं विकास कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने नदियों के बारे में बात की थी। कल हमारी पहली क्लास थी नदियों की, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नदियों के बारे में। कल हमने सिंधु नदी की पूरी बात कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु की सहायक में प्रथम नदी कौन सी, झेलम नदी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग थोड़ा सा सिंधु में रिवाइज कर लेते हैं कि सिंधु नदी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था या कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी के बारे में हमने आपको बताया था, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू हिमनद से मानसरोवर झील से होता है। इसको तिब्बत या चीन में इसको सिंगी खम्बान या शेरमुख बोलते हैं। उसके पश्चात यह भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और यह लद्दाख श्रेणी को काटकर लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। भारत का लेह शहर भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके पश्चात यह नदी भारत में बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। उसके पश्चात यह पाकिस्तान में चिल्हड़ से प्रवेश करती है और पाकिस्तान के अटक से यह मैदानी भागों में आती है। उसके पश्चात हम बात करेंगे सिंधु की पंचनद नदियों का जल मिठानकोट में मिलता है। पाकिस्तान का कराची भी इसी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कराची से सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, यहीं से सिंधु नदी का समापन हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिंधु की पंचनद नदियों के बारे में। और सिंधु की पंचनद नदियों के बारे में हम सिंधु की प्रथम पंचनद नदियों में बात करने वाले हैं, झेलम नदी की। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज झेलम नदी के बारे में। पूरा हम लोग झेलम नदी को खत्म करेंगे आज हम लोग व्यास नदी खत्म करेंगे। उसके बाद कल हम सतलज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम झेलम का हमने आपको प्राचीन नाम बता दिया था। हेडिंग डालते हैं थोड़ी बड़ी सी, झेलम। नदी लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, हमें लगता है नदी ऊपर लिखी हुई है। सर्वप्रथम इसका पुराना नाम, झेलम का पुराना नाम रवितस्ता। उत्पत्ति, झेलम की उत्पत्ति वैरीनाग के समीप शेषनाग झील। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और झेलम के में जितने भी पॉइंट बनते हैं हमारे सारे पॉइंट लिख लेंगे। ठीक, इतना बना लिया। अब हम लोग आगे झेलम के पॉइंट लिखने वाले हैं सारे हम। आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसकी उत्पत्ति हमने लिख दी। इसके पश्चात झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण कौन से पर्वत को काट कर करती है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। यह पीर पंजाल पर्वत को काटकर कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ हमारा। अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम में है। अभी हम लोग जितने पॉइंट है ये हम आपको लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग सारा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद यह नदी वुलर झील में मिल जाती, यह नदी वुलर झील में मिल जाती है और पुनः आगे बढ़ती है। और पुनः आगे बढ़ती है। अब वुलर झील से हमारा क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। मीठे पानी का प्रयोग हम लोग पीने के रूप में कर सकते हैं। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। अब अगला पॉइंट इसमें हम लोग लिखते हैं, नहीं इसमें ये लिखना पड़ेगा ना, झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी, झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी तो आप लोगों को पता ही होगी। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा नदी है। अब इसमें यह क्वेश्चन बनेगा किशन गंगा नदी में कि इस किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी, कौन सी नदी? नीलम नदी के नाम से जानते हैं। एक बार चलिए इसको रिवाइज करेंगे। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा नदी। किशन गंगा नदी को हम लोग पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में हम लोग नीलम नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना बना लीजिएगा। चलिए 1 मिनट 2 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग बना लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जैसे आप जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके लिए सही हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, झेलम नदी के किनारे। अब यहीं पे आप लोग दोहराइएगा, झेलम का पुराना नाम हमने क्या बताया? झेलम का पुराना नाम रवितस्ता। झेलम के किनारे श्रीनगर शहर, श्रीनगर ऐसे लिख लेते हैं, श्रीनगर स्थित है। अब आप ये बताइएगा, ये आपको पता ही होगा कि श्रीनगर को किसने बसाया था, तो श्रीनगर को हम आपको बता देते हैं। श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। इतना बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हमारे उससे सेट से। अब इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिखते हैं हम, झेलम नदी भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण करती है। इसी में एक और पॉइंट लिख देते हैं हम, ये झेलम का अंतिम पॉइंट होगा, या देखते हैं एक और कोई छूट तो नहीं रहा है। झेलम नदी चेनाब में मिल जाती है।
झेलम नदी चेनाब में मिल जाती है, संगम कहलाती है, वह संगम कहलाती है। इतना हम लोगों ने झेलम के बारे में पढ़ लिया। इसमें ये लिख दीजिएगा, चलिए इसी में लिख देते हैं आप झेलम में, या चलिए एक काम करते हैं, ये पूरा पॉइंट हम शुरू से लिख देते हैं बना के, चलिए आगे लिखते हैं इसको। इसमें चलिए यहीं पे बता देते हैं आपको, यह त्रिमुख के निकट झुंग नामक स्थान में चेनाब में मिल जाती है। याद रखिएगा, झुंग नामक स्थान में। चेनाब में मिल जाती है, इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसकी लंबाई लिख देते हैं झेलम की, इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ये हमारी झेलम नदी कंप्लीट हो गई। ये सब आप लोग लिख लीजिए, बस 1 मिनट का सेकंड लेंगे, मार्कर में इंक खत्म हो गई है इसको। इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब अगली हमारी नदी कौन सी होगी, इसमें इंपॉर्टेंट श्रीनगर, भारत का श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी। भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, झेलम नदी। झेलम नदी चेनाब में त्रिमुख के निकट झुंग नामक स्थान पे चेनाब में मिल जाती है। झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कौन से पर्वत को काटकर, पीर पंजाल पर्वत को काटकर, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारी झेलम नदी कंप्लीट हो गई है। एक बार झेलम नदी के सारे पॉइंट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सर्वप्रथम झेलम नदी वैरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। यह अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। उसके पश्चात यह नदी उलर झील में मिल जाती है। उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उलर झील से मिलने के पश्चात यह पुनः आगे बढ़ती है, वह भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इसी झेलम नदी के किनारे ही भारत का श्रीनगर स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने बसाया था। यह नदी त्रिमुख के निकट झुंग नामक स्थान पर चेनाब नदी में मिल जाती है। ये और इसमें इंपॉर्टेंट हमने क्या बताया, यह नदी भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशनगंगा नदी है। किशनगंगा नदी को हम लोग पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारे झेलम नदी के सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में हमने आपको वुलर झील बताया। कौन सी झील, वुलर झील। वुलर झील को हम लोग गोखुर झील भी कहते हैं, गोखुर झील। याद रखिएगा, ऐसे बता दिया है आपकी जानकारी के लिए, ठीक। ये लिख लीजिएगा, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। वुलर झील को ही हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। अगली नदी हमारी कौन सी होगी, चलिए एक बार आप लोग अपने मन में दोहराइएगा। झेलम का पुराना नाम रवितस्ता, ये हमने आपको बता दिया है। अब अगली नदी हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं, अगली नदी हम लोग पढ़ने वाले हैं चेनाब। कौन सी, चेनाब। नदी लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं, आगे लिखा ही है। चलिए सर्वप्रथम आप बताइएगा, हमने कल आपको चेनाब के बारे में बताया था। चेनाब का पुराना नाम अस्किनी। कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रा धौलाधार पर्वत कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश। चलिए अब इसकी हम लोग पूरी बात करते हैं। हर एक पॉइंट हम आपको लिख देते हैं, आप चाहिए तो नोट्स बना लीजिएगा। चेनाब, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है हमारी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। यह नदी
हिमाचल प्रदेश, ये एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है, लिख देते हैं ब्रैकेट में। हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पर्वत, बारालाचा दर्रा से निकलती है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब यह धौलाधर पर्वत के बारालाचा दर्रे से निकलती है। यह नदी दो भी तरीकों में निकलती है, मतलब यह नदी दो शाखाओं में निकलती है। एक शाखा का नाम इसका चंद्र, दूसरी शाखा का नाम भागा। एक इधर से आ रही है, या ऐसे नहीं, ऐसे इसको बनाते हैं, ये इन दोनों का मिलन है, ये भागा, ठीक है। अब ये दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो ये संगम कहलाता है, संगम। यहीं से इसका नाम चेनाब, और इसको पूरा मिला के इस हिमाचल प्रदेश में इन दोनों को, चेनाब को ही हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रभागा। चलिए ये पॉइंट भी, ये इतना बना लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। यह नदी, मतलब चेनाब नदी के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्र व भागा नदियों के संगम। अब हम आपको बता देते हैं इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है। इन दोनों नदियों का संगम तड़ी नामक, ये हम आपके लिए लिख देते हैं, तड़ी नामक स्थान पे ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। दोनों के संगम से इन दोनों के संगम से होता है चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश मतलब एचपी, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानते हैं। इतना बना लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे, इसको साफ करके। चलिए बताइएगा, चेनाब का पुराना नाम अश्विनी, याद रखिएगा। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये हो गया एक पॉइंट। इसके आगे हम लोग लिखेंगे चेनाब नदी सतलज, चेनाब नदी सतलज में मिलकर पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती। अब इसके नीचे एक पॉइंट हम लोग इसमें लिख देते हैं, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी को चेनाब सतलज से मिलकर पाकिस्तान में बह जाती है। इसमें एक यह लिख देते हैं, यह नदी
चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, चलिए लिख ही देते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहती है। चलिए आप बताइएगा सिंधु नदी भारत में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। झेलम की सबसे बड़ी सहायक अभी हमने पढ़ी किशनगंगा नदी। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? नीलम नदी के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, ये इसमें एक हम बता देते हैं, चेनाब नदी सतलज में मिलकर पाकिस्तान में मिल जाती है। ये पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास मिलती है। इसमें चेनाब नहीं, सराय सिंधु में हमारी रावी नदी मिलेगी। इसमें ये सतलज के साथ मिलकर पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती है। सॉरी, उनसे गलती हुई। ठीक है, ये इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। झेलम में अभी एक इसके बाद हम लोग एक पॉइंट लिखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। चलिए इतना बना लीजिए। चलिए इतना एक बार रिवाइज करते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चेनाब नदी। चेनाब सतलज से मिलकर पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती है। यह नदी चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में बहती है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चेनाब में एक और पॉइंट लिखते हैं हम। इसमें विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पे? चेनाब नदी पे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं। चेनाब नदी पर कश्मीर के रियासी क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। चलिए हमारी चेनाब नदी भी खत्म हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग आएंगे रावी नदी पर। चलिए इतना नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया। अब हम लोग आते हैं अगली नदी पे। अगली नदी कौन सी होगी हमारी? अगली नदी होगी हमारी रावी नदी। रावी नदी, रावी का पुराना नाम आपने आपको कल बताया था, बताइएगा। रावी का पुराना नाम पुरुषड़ी होता है। कहाँ से निकलती है? धौलाधर पर्वत के रोहतांग दर्रे के हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, अब हम चलिए लिख देते हैं इसमें प्राचीन नाम। प्राचीन नाम इसका पुरुषड़ी और उत्पत्ति रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें और इसका रावी के सारे पॉइंट्स लिखते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इसमें लिखते हैं यह नदी, यह मतलब रावी नदी, यह नदी कुल्लू पहाड़ी के निकट रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है।
दर्रा हम लोग किसे कहते हैं? दर्रा जैसे जो दो पहाड़ों के बीच से आने जाने का जो रास्ता होता है, या दो पहाड़ों के बीच से आने जाने का रास्ता, या दो स्थानों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसमें हमारा अगला पॉइंट होगा यही से रोहतांग दर्रे से अटल सुरंग व लेह से मनाली जाने का रास्ता है। ठीक, रोहतांग दर्रे से अटल सुरंग व लेह से मनाली जाने का रास्ता है। ठीक, इसी पे हमारा रावी नदी के किनारे लाहौर बसा हुआ है। कौन सा? चलिए यहीं पे लिख देते हैं। राइटिंग के लिए हम माफ़ी चाहेंगे, कोशिश करेंगे सुधारने की। बाकी हमें ये तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो तो हम आप खुद ही बोल देते हैं, आप खुद ही समझ में आ जाता होगा। ठीक है, रावी नदी के किनारे लाहौर बसा है। लाहौर बसा है या लाहौर स्थित है। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, दिसंबर 1929 में अध्यक्ष नेहरू जी थे। ठीक है, आगे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इतना बना लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं बना लिया होगा। ठीक, अगली बात हम लोग करने वाले हैं, इसमें एक पॉइंट और लिख देते हैं। रावी नदी चंबा घाटी में बहती है। रावी नदी चंबा घाटी में बहती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला हम इसमें लिखते हैं, अगला पॉइंट इसमें एक और लिख देते हैं, या रावी नदी। उसके बाद हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन जो 1929 को हो उसके बारे में बात करेंगे। रावी नदी सराय सिंधु पीओके का मतलब पाकिस्तान। सराय सिंधु पीओके में चेनाब नदी से मिल जाती है। चेनाब में मिल जाती है। चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, दिसंबर 1929 में, जो रावी नदी के तट पर हुआ था। इतना हो गया, उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। रावी नदी के तट पर दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कौन सी नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाएंगे।
इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। अध्यक्ष नेहरू जी। अभी हमने आपको इतना बता दिया। कल हमने आपको बताया था सिंधु जल समझौता या सिंधु जल विवाद, ये कब हुआ था? सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से नेहरू जी, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, उसके बाद मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इसमें यह तय हुआ था रावी जिन्हें इसमें ये सर्वप्रथम इसमें यह तय हुआ था। और उसके बाद ये 19 सितंबर 1960 को संपन्न हुआ था। इसमें यह तय हुआ था झेलम, सिंधु और चेनाब का कितना परसेंट पानी भारत यूज करेगा? 20%, और पाकिस्तान 80%। उसके बाद रावी व्यास सतलज का भारत कितना यूज करेगा? 80%, और पाकिस्तान 20%। ये हमने आपको कल बता दिया था। अब हम लोग जो इसमें रावी नदी में और पॉइंट बचे उनको भी लिख लेते हैं। इसकी सहायक नदी लिख लेते हैं रावी की, ये उम्मीद करते हैं आपने बनाया होगा। रावी की सहायक नदियां लिखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं व्यास नदी में। हमने आपको बता दिया ना, ये रावी नदी चंबा घाटी में बहती है। उसके बाद रावी की सहायक नदियां, रावी की सहायक नदियां। रावी की सहायक नदियों में तवी नदी है, ये जो जम्मू में मिलती है। रावी की सहायक नदियां लिख देते हैं तवी नदी। ये तवी है, तवी नदी जम्मू में मिलती है। अभी हम लोग ये इसके पहले जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की बात की, इसमें हम लोग पूरा ये पार्ट खत्म करके पूरा नदियों के बारे में, नदियां झीलें परियोजनाओं तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में चलेंगे। महात्मा गांधी जी जब पूरा टॉपिक उठाएंगे उसका पूरा शुरू से बेस से पढ़ते हुए उसको पूरा एंड करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हमारी रावी नदी एंड हो गई है। इसमें हमने आपको बता दिया रावी का पुराना नाम, ये आपको याद ही होगा, पुरुषड़ी। इसकी उत्पत्ति रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, ये हमने आपको सब बता दिया है। चलिए ठीक, इसको उम्मीद करते हैं आपने बना लिया। चलिए अब आगे नदियां, आगे अगली नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट नदी है व्यास नदी। व्यास तक ही आज हम लोग रखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके सतलज के बारे में। फिर हमारी नदियां, ये सतलज के पढ़ने के बाद हम लोग सीधा सतलज की सहायक पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे गंगा नदी प्रणाली में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। कौन सी? व्यास नदी। कौन सी? व्यास। हमने कल आपको व्यास का पुराना नाम बता ही दिया था। पुराना नाम विपाशा, पुराना नाम विपाशा, उत्पत्ति व्यास कुंड। ये तो आसान है, केवल कुंड नहीं लगाना है आगे। व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। चलिए इसको बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखते हैं यह नदी हिमाचल, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है। ये हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद व्यास नदी में हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं। व्यास नदी कुल्लू घाटी का, व्यास नदी कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। कुल्लू घाटी का निर्माण करती है कौन से पर्वत को काटकर? धौलाधर पर्वत काटकर। धौलाधर पर्वत को काटकर। अब इसी में आप लोग बताइएगा हमें
हमने बताया था झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है कौन से पर्वत को काटकर? पीर पंजाल पर्वत को काटकर। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगला पॉइंट इसमें ऐड करते हैं। व्यास नदी में, व्यास नदी अनंत, ये अनंत व्यास नदी अनंत पंजाब में सतलज में मिल जाती है। इतना बना लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद व्यास नदी को नहीं करेंगे, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे सतलज नदी के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे व्यास नदी नैना देवी के समीप एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे गुंजी गार्ज। गार्ज मतलब होता है गड्ढा, खड्डा, खड्डा, खड्डे, उसे हम लोग कहते हैं गार्ज। नैना देवी के समीप गार्ज का निर्माण करती है। अभी इसमें हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, व्यास नदी पर योंग योंग बांध, व्यास नदी पर योंग बांध, व्यास नदी पर योंग बांध स्थित है। इसी बांध के पीछे एक जलाशय है जिसे हम लोग महाराणा प्रताप सागर झील कहते हैं। इसी बांध के पीछे स्थित जलाशय को महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील जो हिमाचल प्रदेश महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जानते हैं। ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थित है या हिमाचल, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, जो हिमाचल के कौन सा जिला है? कांगड़ा जिला, जो हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। अभी हमने इसको अनंतनाग में व्यास नदी किस नदी से मिल जाती है? अनंतनाग में व्यास नदी सतलज से मिल जाती है, याद रखिएगा। चलिए यहीं पे लिखते हैं, व्यास व सतलज नदी के मिलन पर हरिके बैराज बनाया गया है। इसी बैराज से इंदिरा गांधी
नहर निकलती है जो इंदिरा गांधी नहर कहाँ प्रवाहित होती है? जो राजस्थान में प्रवाहित होती है। यह इसमें इसी में लिख देते हैं, इंदिरा गांधी नहर में ही यह भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और हम ऐड कर देते हैं, यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। सिंचाई वाली नहर है या सिंचाई नहर है। अब चलिए इसमें लास्ट पॉइंट लिखते हैं व्यास में, इतना बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपने बना लिया होगा। ठीक है, इसको हम साफ करते हैं। व्यास यह पंचनद नदियों में सबसे छोटी नदी है। पंचनद नदियों में सबसे छोटी नदी व्यास नदी। उसके पश्चात इसमें लिख लेंगे, इस नदी का पानी केवल भारत में ही बहता है। इस नदी का पानी केवल भारत में ही बहता है। ये हमारे हिसाब से हमारा व्यास नदी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, कल सतलज नदी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, यह पंचनद में जैसे हमने बताया ना, यह नदी, इसका पानी केवल भारत में बहता है। चलिए यहीं पे लिख देंगे, कंफ्यूजन ना हो। पंचनद में यह एक ऐसी नदी है जो केवल भारत में बहती है। ठीक है, इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कल जब हमारी क्लास होगी, सबसे पहले हम लोगों ने जितना पढ़ा है नदियों के बारे में, सिंधु नदी से पूरा रिवाइज करेंगे और व्यास नदी तक पूरा रिवाइज करेंगे। उसके पश्चात हम लोग सतलज नदी में बढ़ेंगे। कल हम लोग हो सकेगा तो गंगा नदी प्रणाली शुरू कर देंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद कल हम लोग सर्वप्रथम रिवाइज करेंगे, उसके बाद सतलज नदी व गंगा नदी प्रणाली, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों में आ जाएंगे। यदि ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए, कल अब हम लोग बात करेंगे सतलज नदी के बारे में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सभी को जय हिंद। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए, जय हिंद सभी को।